नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, केरल से एक बड़ा समाचार निकल कर आ रहा है। सीपीएम को जबरदस्त झटका लगा है। आप कह सकते हैं कि सीपीएम को इस चुनाव से पहले, विधानसभा के चुनाव आने वाले 2 महीने के अंदर है, तो विगत 3 महीने के अंदर जो सबसे बड़ा झटका है वो आज लगा, तब जब दिग्गज नेता जी सुधाकरन ने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी और यह भी घोषणा कर दिया कि वो चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन सीपीएम से नहीं लड़ेंगे। साथ ही पिनराई विजयन पर कई गंभीर आरोप लगाया। मित्रों, तो आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि जी सुधाकरन के पार्टी से इस्तीफा देने का केरल की पिनराई विजयन की सरकार पर क्या असर पड़ेगा और केरल के चुनाव के परिणाम को जी सुधाकरन का इस्तीफा कैसे प्रभावित कर रहा है। मित्रों, पिनराई विजयन मतलब जब दूसरी बार चुनाव जीत कर आए 2021 में, उसके बाद से ये कोई पहला झटका नहीं है। ये कोई पहला झटका नहीं है मित्रों जो सीपीएम को लगा है। मित्रों, केरल वो राज्य है जहां हर 5 साल पर सरकारें बदल जाती थी। 2021 में ऐसा नहीं हो सका। 21 में ऐसा नहीं हो सका, उसके कई कारण थे, हम बताएंगे आपको उन कारणों के बारे में भी। लेकिन उससे पहले समझिए कि अब जी सुधाकरन के इस्तीफे से क्या क्या अंतर पड़ रहा है इस चुनाव में। मित्रों, इस चुनाव से पहले जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं केरल में, आमने सामने की लड़ाई होती रही है एलडीएफ और यूडीएफ के बीच। मित्रों, यह पहला विधानसभा चुनाव है 2026 का जब लड़ाई त्रिकोणात्मक हो रहा है और इस त्रिकोणात्मक लड़ाई में जी सुधाकरन जैसे दिग्गज नेता के पार्टी छोड़ने का किसको लाभ मिलेगा, जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला अंतर क्या पड़ेगा मित्रों, इस बात से मैं कुछ अंतर जो जी सुधाकरन के इस्तीफे के बाद केरल की राजनीति में कुछ बदलाव जो होने जा रहा है, उन बदलाव के बारे में बारी बारी से मैं आपको बता रहा हूं, तो फिर आप सहज ही अनुमान लगा पाएंगे कि ये कैसे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर घटना घटी है आज जी सुधाकरन का इस्तीफा। सबसे पहला बात समझिए मित्रों कि सीपीएम केरल में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में ही तीसरी ताकत के रूप में उभरती हुई दिखी है। इससे पहले केरल में बीजेपी की गंभीरता से चर्चा नहीं होती थी। तो केरल की राजनीति में सीपीएम एक ऐसी पार्टी है मित्रों जो काडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो अनुशासित पार्टी मानी जाती है। लेकिन विगत 3 महीने के अंदर जिस प्रकार से लगातार कई सीपीएम के नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, कुछ बीजेपी में गए, कुछ निर्दलीय है, कुछ अभी इस्तीफा दिया है, कुछ कांग्रेस में भी जाने की बात हो रही है। तो सबसे पहला असर मित्रों, कोई भी चुनाव जीता जाता है कॉन्फिडेंस से, मोराल से नहीं। अगर जब किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लग जाता है कि नहीं, हमारी पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं हो सकती, तो कार्यकर्ता क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रियता आती है कार्यकर्ताओं में। और जब दूसरी पार्टी, जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं को उम्मीद दिखता है कि नहीं उनकी पार्टी सत्ता में आ सकती है, तो उसके कार्यकर्ता आक्रामक हो जाते हैं, जोशीले हो जाते हैं। तो निश्चित है अंतर पैदा हो रहा है। दूसरा नैरेटिव क्या है, पिनराई विजयन परिवारवादी हैं, पिनराई विजयन भ्रष्ट हैं। ये जो नैरेटिव बना है केरल में, जिसका सबसे बड़ा असर यह है मित्रों कि लगातार नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिनराई विजयन परिवारवादी है मित्रों। केरल पिनराई विजयन वामपंथियों में पहले मुख्यमंत्री हैं जिसने परिवारवाद किया है। अपनी सरकार में अपने दामाद को ही मंत्री बना के रखा है। इसके अलावा मित्रों, आप कम्युनिस्टों की विचारधारा से सहमत हो नहीं हो, एक बात से आप सहमत होंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रायः भारत में, दुनिया के अन्य देशों की अलग विषय है, भारत में प्रायः ये लोग पैसे की चोरी प्रायः नहीं करते हैं। अपवाद है पिनराई विजयन जैसे नेता, सादगी पसंद होते हैं। लेकिन पिनराई विजयन और पिनराई विजयन के कई नजदीकी लोगों पर पैसों के भ्रष्टाचार का भी आरोप लग चुका है। तो ये सब चीजें जो है, और जी सुधाकरन कोई छोटे नेता तो है नहीं, बड़े नेता है। और बड़ा नेता जब इस तरह की बातें करता है, पार्टी छोड़ता है, नेता पर उंगली उठाता है, तो ये बात सीधा
टॉप टू बॉटम जाती है। मतलब जो ग्राउंड जीरो पर जो काम करने वाला बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, उसके मन के अंदर भी जब अपने नेता के प्रति असम्मान, अविश्वास का भाव उत्पन्न होता है मित्रों, तो उस पार्टी के चुनाव जीतने की संभावना का आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। मित्रों, एक और चीज है, जब एक ऐसा राज्य जहां हर 5 साल पर सरकारें बदलती थी, 10 साल से सरकार बनी हुई है, एंटी इनकम्बेंसी, कार्यकर्ताओं का जोश भी, कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है, ठंडा हो गया है। वामपंथी कार्यकर्ता केरल में एकदम ठंडा हो चुके हैं। उनको पूरा विश्वास हो चला है कि अब उनकी सरकार नहीं आने वाली, अब उनकी सरकार नहीं आने वाली। इसका असर क्या हुआ? केवल सीपीएम ही नहीं मित्रों, बल्कि सीपीआई, आरएसपी जैसी, आरएसपी की बहुत कम ताकत है वहां, जैसी पार्टियों के नेता भी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। पिछले हफ्ते ही दलित नेता के अजित ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मैंने बताया था सी राजेंद्रन 3 टर्म के एमएलए रहे, के अजित 2 टाइम के एमएलए हैं, ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उसके बाद एक और चीज, जब इतनी बड़ी संख्या में नेता और ऐसे ऐसे दिग्गज नेता पार्टी छोड़ते हैं मित्रों, तो विपक्षी दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, इसे प्रचारित किस रूप में करती है कि चूंकि पार्टी हारने जा रही है, डूबती हुई नाव है, इसीलिए लोग नाव के साथ डूबना नहीं चाहते, बल्कि नाव पर से छलांग लगाकर भाग रहे हैं। मतलब पार्टी चुनावी रेस से बाहर है। तो मित्रों, जब एक बार सीपीएम चुनावी रेस से बाहर हो रही है और होती हुई दिख रही है, तो सीधा जो मैंने दूसरा सेगमेंट बताया था आपको कि सीधा इसका लाभ किसको मिल रहा है? इसका लाभ मिलता हुआ दिख रहा है केरल में भारतीय जनता पार्टी को। मैंने पहले भी कहा है मित्रों कि केरल में जो मुस्लिम आबादी है 26%, वो पूरा का पूरा 26% कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो गठबंधन है, यूडीएफ, उसके साथ है। लेकिन जो 54% हिंदुओं में, 54% हिंदू आबादी जो है, इसमें बहुतायत सीपीएम के साथ रहे। और जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी दिल्ली में, तब से हिंदू मतदाताओं में बीजेपी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ा। और ये बढ़ते बढ़ते, आपको याद होगा 2020 का लोकसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी का वोट परसेंटेज लगभग 19.5% पर पहुंच गया। अब अमित शाह ने 19.5% को 37% में कन्वर्ट करने की बात की है, बीजेपी का सीएम बनाने की बात की है। तो यह कैसे होगा? उसके लिए मित्रों देखिए, मैंने जैसे बताया, कई बार बताया है कि वहां पर केरल में जितने प्रभावित 54% हिंदू हैं, उतना ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से प्रभावित ईसाई समुदाय भी है। तो जब इन 54% हिंदू आबादी को 17% 18% जो है ईसाई, उनका साथ मिलता है मित्रों, और इस बार विशेष रूप से मिलता हुआ दिख रहा है कई मुद्दों पर, चाहे वो मुद्दा लव जिहाद का हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड एक्ट से प्रभावित ईसाई समुदाय भी हुए हैं केरल में। केरल में ईसाइयों के एक गांव को ही वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन घोषित कर दी थी। ठीक है, तो ऐसे कई कारण हैं मित्रों, जिन कारणों से ईसाई मतदाता केरल के, वो भी बीजेपी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। तो ये क्रिश्चियन और ये हिंदू 54, 18, 72% लगभग मतदाता मित्रों, वो सीपीएम से अब कोई उम्मीद नहीं बची है। और इसीलिए प्रायः अधिकतर अब सत्ता में है सीपीएम के लोग। तो जब तक सत्ता में हैं, तब तक सत्ता का असर तो होगा ही। एक बार जो वर्तमान परिस्थिति है मित्रों, पिनराई विजयन मई में जिस दिन सत्ता से बाहर होंगे, सरकार किसी की भी बने, बीजेपी की बने, कांग्रेस पार्टी की बने, लेकिन एक बात तय है कि पिनराई विजयन, सीपीएम का शायद अस्तित्व उसी तरह से केरल में मिटने जा रहा है जैसे पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में सीपीएम 0। सीपीएम के वर्तमान में पश्चिम बंगाल में एक भी ना सांसद है, न एक भी विधायक है। शायद केरल दूसरा राज्य बनेगा मित्रों, जहां पर सीपीएम का नामो निशान मिटने वाला है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।